करीब 2400 साल पहले ग्रीक के शहर एथेंस में सोक्रेटिस नाम का एक आदमी रहता था, जिसे एक दिन ऊपर वाले ने दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कहा। ऊपर वाले का ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर सोक्रेटिस खुश होने की जगह परेशान हो गया और इस अजीब बात का मतलब समझने के लिए एक ऐसे रास्ते पे निकल गया जिसने उसे अपने ही लोगों के सामने अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया। 70 साल के बूढ़े सोक्रेटिस पर इल्जाम था कि वो शहर के नौजवानों को गलत चीजें सिखाकर भटकाता है और एथेंस के देवी देवताओं को नकारता है। एथेंस के आम लोग, जिन पर वोट देकर मुकदमे का फैसला करने की जिम्मेदारी थी, आम हालात में भी अपने देवी देवताओं के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन 4 साल पहले ही एथेंस की स्पार्टा के हाथों हुई शिकस्त के बाद और पिछले कुछ सालों में एथेंस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वो अब किसी को भी एथेंस की शांति को बिगाड़ने का मौका नहीं दे सकते थे। और सोक्रेटिस से ज्यादा लोगों की शांति बिगाड़ने में भला कौन माहिर था। शहर के लगभग हर एक बड़े नाम को सोक्रेटिस ने अपना दुश्मन बना के रखा था, लेकिन सोक्रेटिस के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वो इस पहेली को सुलझाना चाहता था कि उसे ही ऊपर वाले ने दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी क्यों कहा है। इसी बात को समझने की कोशिश में ये सब सोक्रेटिस के दुश्मन बने, क्योंकि सोक्रेटिस उनके पास इस उम्मीद में जाता कि शायद ये उससे अक्लमंद हो, लेकिन चंद ही सवालों में साबित हो जाता कि इनमें से किसी के पास भी वो नॉलेज नहीं जिससे वो अक्लमंद कहलाने के लायक हो। पॉलिटिशियन सिर्फ नॉलेज के दावे करते, शायद अपने ही लिखे शब्दों को समझाने में नाकाम होते और कारीगरों को लगता कि उनकी कारीगरी के बदौलत उनके पास दुनिया के हर एक मामले की नॉलेज है। एथेंस की हर गली की खाक छानने के बाद और अपने दर्जनों दुश्मन बनाकर सोक्रेटिस आखिर में समझ गया कि उसे ही ऊपर वाले ने दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी क्यों कहा है। सोक्रेटिस को सबसे अक्लमंद कहना दरअसल ऊपर वाले का इशारा है कि अक्लमंद वो नहीं जो बिना किसी नॉलेज के बड़े बड़े दावे करे, बल्कि अक्लमंद सोक्रेटिस की तरह वो लोग है जो जान जाए कि उनकी नॉलेज ना के बराबर है, लेकिन जिनकी दुकान ही बड़े बड़े दावों पर चलती है। उनकी बातों का खोखलापन दुनिया के सामने आने के बाद वो क्या करेंगे? वो लोग उस आदमी को ही रास्ते से हटाना चाहेंगे जो उनकी असलियत सबके सामने ला रहा है। और सोक्रेटिस कहता है कि यही वजह है कि वो उनके सामने आज कटघरे में खड़ा है। लेकिन सोक्रेटिस को ना तो उनकी सजा का डर है और ना ही मौत का। वो लोग उसे कहता है कि जब उसने जवानी में मौत की परवाह किए बगैर जंग में अपना फर्ज निभाया, तो अब इस बुढ़ापे में वो भला उसी मौत से डर के अपने फर्ज यानी अपने फिलोसॉफिकल मिशन से कैसे हट सकता है। सोक्रेटिस का फिलोसॉफिकल मिशन उसी देवता के मंदिर के बाहर लिखी कमांड थी जिस देवता ने उसे सबसे अक्लमंद कहा था, नो thyself, यानी खुद को जानो। सोक्रेटिस की जिंदगी का यही मकसद था। वो जिससे भी मिलता उससे इंसाफ, सच्चाई, नेकी, मोहब्बत जैसी बुनियादी इंसानी जरूरतों पर बहस करता, ताकि इस बहस से वो उन चीजों को समझ सके जो एक इंसान को इंसान बनाती है। सोक्रेटिस की बहस का तरीका, जिसे सोक्रेटिक मेथड या डायलेक्टिक कहते हैं, उसमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की जगह किसी भी बात को पहले अच्छे से जांचा जाता है और सवालों के जरिए चीजों की असल समझ तक पहुंचने की कोशिश होती है। सोक्रेटिस को चीजों की असल समझ तक पहुंचाने में उसके अंदर से आने वाली आवाज मदद करती थी। ये आवाज उसे कुछ बताने की जगह किसी गलत काम को करने से या गलत बात को कहने से रोकती। सोक्रेटिस के चीजों को समझने के इसी जज्बे और लोगों की बातों को परखने की इसी काबिलियत ने उसे पढ़े लिखे नौजवान एथेनियन मर्दों में बहुत मशहूर कर दिया। और उसकी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद से चीजों को समझने की कोशिश के कारण उस पर शहर के खुदाओं को नकारने का इल्जाम लगा। लेकिन सोक्रेटिस का कहना है कि हर चीज की तरह जिंदगी भी बिना जांच किए जीने के काबिल नहीं, और इसीलिए अगर उसे एक नहीं बल्कि 1000 बार भी इसके लिए मरना पड़े तो वो हंसते हुए अपना अंजाम कबूल करेगा। आखिर में सोक्रेटिस पर लगे इल्जामों को लोग वोट देकर सही ठहराते हैं और उसके लिए सजाए मौत तय की जाती है। सोक्रेटिस वहाँ बैठे लोगों से कहता है कि इस आखिरी घड़ी में जब हम सब अपने रास्ते जा रहे हैं, तुम जिंदगी की तरफ और मैं मौत की ओर, लेकिन हम में से बेहतर मंजिल किसकी होगी ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। सोक्रेटिस जहर का प्याला पी के अपनी जिंदगी और मौत को इंसानियत के लिए मिसाल बनाकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।